नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम हल्ला बोल करेंगे संघ यानी आरएसएस पर राहुल गांधी के बयान को लेकर। पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी ने वरुण गांधी के बहाने संघ पर निशाना साध लिया। उन्होंने कहा कि मैं संघ के दफ्तर नहीं जा सकता, चाहे गला ही क्यों नहीं काट दिया जाए। आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो वरुण गांधी को तो गले लगा सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं। वहीं राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए आंकड़ों का सहारा लिया। महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राहुल ने क्या क्या आंकड़े पेश किए। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी और संघ नफरत का कारोबार कर रहे हैं। हल्ला बोल में इसी पर सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे कि मोहब्बत के पैगाम में नफरत का क्या काम है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मीडिया से बात करने बैठे तो वरुण गांधी को लेकर सवाल हुए। तब राहुल ने जवाब में आरएसएस को घसीट लिया। वो बीजेपी में है, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वरुण गांधी बीजेपी में हाशिए पर हैं और जब तब अपनी पार्टी पर भी निशाना साधते रहे हैं। वरुण के बीजेपी छोड़ने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो राहुल से सवाल यही था कि क्या वरुण कांग्रेस में शामिल होंगे। इस सवाल पर राहुल ने कहा कि वो वरुण को तो गले लगा सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं। वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला किया है। वो सियासत आज भी जारी है। आज उन्होंने नए आंकड़ों से केंद्र सरकार पर वार किया। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। पहला आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते जाएंगे। बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं मोहब्बत की, तो हम ये अपना काम करते जाएंगे, वो उनका काम करेंगे। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का कल्चर है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है। जीत मोहब्बत की होगी। बीजेपी और आरएसएस पर नफरत के कारोबार का आरोप लगाने वाले सिर्फ राहुल ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि संघ को हरे रंग से नफरत है, क्योंकि हरा रंग मुसलमानों का रंग है। आप जाइए गुलबर्गा में, 200 किलोमीटर हैदराबाद से गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था। तो वहां पर बीजेपी आरएसएस वाले एहतजाज किए कि हरा रंग मुसलमानों का, निकालो इसको। रातों रात हरा रंग को निकाल दिया गया। ओवैसी ने जो ये बात कही है, तो इसी से साबित होता है कि ये समाज में खुद ही बैमनत से फैलाने का काम ये लोग करते हैं। अब रंग रंग में भी भेद करना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। होशियारपुर में एक शख्स ने राहुल का सुरक्षा घेरा तोड़ा, लेकिन पुलिस और खुद राहुल इसे सुरक्षा में चूक नहीं मानते हैं। कहते हैं ऐसा होता रहता है। Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was
He was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. अब जम्मू कश्मीर में राहुल की सुरक्षा को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं और उन्हें कई जगहों पर पैदल यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। आज तक ब्यूरो। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संगीत रागी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब हमारे साथ प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने वाली है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्यकर्ता नई नई जगहों पर जाएं। कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने टास्क दिया है और ये कहा है कि लोगों से हर रोज मिलिए। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री बोले, उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है हर दिन अलग अलग जगह जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि लोगों के बीच जाइए, उनसे बातचीत कीजिए। आइए सुनिए क्या जानकारी वहां दी जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की जो बैठक संपन्न हुई, इस बैठक का समापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही प्रेरक उद्बोधन से हुआ और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन ये प्रेरक भी था, दिशा दर्शक भी था और भविष्य की राह दिखाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और साथ साथ ये भी कहा कि इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करें, तभी हम अपने देश को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनैतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों को विशेष रूप से करने को कहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के कार्यक्रम बॉर्डर विलेजेस के साथ हमारा संपर्क ज्यादा बने, उनका मेन स्ट्रीमिंग ये हम लोग कर पाए और वहां पर हमारी एक्टिविटी बढ़े, ताकि हमारा संपर्क सूत्र भी वहां बने और हमारी विकास की योजनाएं भी बॉर्डर तक पहुंचे। उसी प्रकार से आकांक्षी जिलों के विकास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका हो। जहां पर हम लोग अगर माल न्यूट्रिशन से लड़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने ओर से वहां पर कोई ना कोई ऐसा कार्य चलाए कि जहां से न्यूट्रिशन मिशन को एक मदद हो। आकांक्षी जिलों में जो कार्य चल रहे हैं वो कार्य गति से हो
इस पर हम लोग ध्यान दें, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है, इसकी ओर हम ध्यान दें, ये बात भी उन्होंने हम सभी को बताई है। इसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत इस संकल्प को दोहराते हुए हमारे सारे राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करें, एक दूसरे के भाषा को, कल्चर को हम किस प्रकार से अपनाएं, किस प्रकार से उसके साथ हम लोग एक भावनात्मक रूप से जुड़े, इसके भी कार्यक्रम हो। जिस प्रकार से काशी में तमिल संगमम हुआ, उसी प्रकार से हम लोग अलग अलग भाषाओं को साथ में लेकर इस भारत को एक भारत के रूप में कैसे तैयार करें, ये भी बात उन्होंने हम सबके सामने रखी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आज जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से विशेष रूप से जेंडर डिस्पैरिटी को दूर करने का प्रयास किया, और जिस प्रकार से उस बेटी को बचाने की कोशिश की जो बेटी समाज की कुरीतियों के कारण गर्भ में ही मारी जा रही थी, उन्होंने कहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में देवेंद्र फडणवीस प्रेस को संबोधन करके बताते हुए कि प्रधानमंत्री कौन सी बड़ी बातों पर, बच्चियों को कैसे बचाया जाए, कार्यकर्ता कैसे अलग अलग स्थानों पर जाए, लोगों से रोजाना संपर्क करें, सबकी जानकारी देवेंद्र फडणवीस दे रहे थे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ फिलहाल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, अभय दुबे जी और तमाम अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहब्बत के पैगाम में नफरत का क्या काम है? त्रिपाठी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा है वरुण गांधी को तो गले लगा लूंगा लेकिन उस सोच को नहीं। जाहिर है जिस सोच पर संघ या फिर बीजेपी चलती है उस सोच को वो फिर से नफरत वाली सोच बता रहे हैं। मिस्टर त्रिपाठी, इस देश में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति ने ये नया एक शिगुफा छोड़ा है कि मोहब्बत किसी दुकान पर मिलती है। इससे पहले इस देश में कभी किसी ने ऐसी बात नहीं सुनी थी कि मोहब्बत दुकान पे खरीदी जा सकती है। और ये मोहब्बत कांग्रेस पार्टी के भीतर स्वयं जन्म नहीं ले पा रही है। अपने परिवार के ही एक सदस्य उनके प्रति इतनी नफरत भरी हुई है कि उसका आवरण ले रहे हैं कि अब वो संघ से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको साथ नहीं ले सकते। सवाल ये है कि क्या अगर वो संघ की विचारधारा छोड़ दे या वो भाजपा का साथ छोड़ दे तो उनको आप साथ ले सकते हैं क्या? इसका उत्तर तब भी नकारात्मक होगा, क्योंकि परिवार के प्रति जिस प्रकार की नफरत भरी हुई है मेनका जी के लिए, वरुण जी के लिए, वो राहुल गांधी उनको साथ नहीं ले सकते हैं। सच्चाई ये है कि संघ ने तो समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ करके सबको साथ लेकर के चले हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा केवल दिया नहीं, तो अब आप पॉलिटिक्स में पारिवारिक रिश्ते को ला रहे हैं मिस्टर त्रिपाठी। कौन अपनी चाची से कैसा संबंध रखता है, अपने कजिन से कैसा संबंध रखता है, पॉलिटिक्स में इस पर भी चर्चा होगी। निश्चित तौर पर चर्चा होगी। जब परिवार के आधार पर ही राहुल गांधी की क्या पहचान है। राहुल गांधी जी अगर श्री राजीव गांधी जी के, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र न होते, श्रीमती सोनिया जी के पुत्र न होते, तो आज राजनीति में क्या होते? और सोनिया जी अगर स्वर्गीय राजीव जी की पत्नी न होती तो उनकी राजनीति में क्या हैसियत होती? ये सारी आप पूरी परिवार को देखेंगे, राजीव जी ही राजनीति में कोई इच्छा से या योग्यता से नहीं थे, वो भी केवल इसलिए क्योंकि पंडित नेहरू के परिवार से आते हैं इसलिए राजनीति में थे। जब तो अब अच्छा पॉलिटिशियन वही होगा जो परिवार में सबसे अच्छे रिश्ते रखता हो। मतलब आप ही की बात को डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ज्ञान दे रहा हो, मैं महात्मा गांधी का वो उदाहरण दूंगा जिसमें गुड़ खाने के लिए बच्चे को उन्होंने उपदेश तब तक नहीं दिया जब तक उन्होंने गुड़ खाना स्वयं छोड़ नहीं दिया। तो राहुल गांधी जी को ये मोहब्बत की जो दुकान खोल रहे हैं ना, उस मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट सबसे पहले खरीद करके स्वयं उपयोग करना शुरू करें। स्वयं पहले वरुण गांधी को गले लगा ले, स्वयं पहले मेनका जी के जाकर के आशीर्वाद लेकर के और कहें कि उनके साथ किसी तरह की कोई नफरत नहीं रह गई है, तो मुझे लगता है ये ठीक होगा। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के शासित राज्यों में किस प्रकार से तुष्टीकरण हो रहा है, किस प्रकार से वहां अपमानित करने का हिंदुओं को प्रयास, त्रिपाठी जी, जातीय विद्वेष, त्रिपाठी जी, कांग्रेस शासित राज्यों में। त्रिपाठी जी, वैसे वरुण जी को तो आजकल आप लोग भी गले नहीं लगा रहे।
नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अलग नहीं कर रही है। वो अपनी अपनी राय रखने के लिए लोकतंत्र में स्वतंत्र है। पार्टी के भीतर वो अपनी राय रखते हैं। पार्टी के का नेतृत्व उनके बारे में विचार करेगा। वो पार्टी के सांसद हैं, मेनका जी पार्टी की सांसद हैं। हमने पूरा सम्मान उनको दिया है। पार्टी ने उनको एक बड़े नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में देश में स्थापित किया। उनको संगठनात्मक भूमिकाएं भी दी है। अभय दुबे जी, किसकी चार उंगलियां अपनी तरफ इशारा कर रही हैं? वो कह रहे हैं पहले खुद सीख लें, फिर राहुल जी दूसरे को प्यार का मैसेज दें। पारिवारिक कटुता की बात कर रहे हैं जो सोनिया जी और मेनका जी के बीच में है। 140 करोड़ लोगों के इस परिवार के प्रति हम पूरी आस्था और श्रद्धा रखते हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात कही उसको कुछ यूं इस तरीके से कहा जा सकता है कि हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। अपनी विचारधारा को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम उस विचारधारा को आत्मसात नहीं कर सकते, उसके सम्मुख सिर नहीं झुका सकते जो भारत के इस बहुलतावाद में अपने जड़तावाद का बबूल बोना चाहते हैं। हम उस विचारधारा के साथ कतई समझौता नहीं कर सकते। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी मित्र से। अरे तो अभय जी पीएम भी यही सिखा रहे हैं कार्यकर्ताओं को। वो कह रहे हैं एक दिन चर्च में जाइए, एक दिन यूनिवर्सिटी में जाइए, एक दिन अलग अलग जगहों पर जाइए। प्रधानमंत्री भी यही सलाह दे रहे हैं। अगर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो पीएम का भी यही संदेश है कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों से मिलिए, रोज मिलिए। कार्यकर्ताओं को सिखा रहे हैं। भाई हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाती ना अंजना दी, तो वो शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, रामजादे, उसके आगे मैं कहना नहीं चाहता, जिन्ना, गजवाए हिंद, इस पर चुनाव लड़ती। मैं तो पूछ रहा हूं इनसे, कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, पत्रकार लोगों के सवाल अगर कुछ पूछे होंगे तो क्या परिस्थिति बनी होगी, एक 10 सेकंड में उस पर प्रकाश डालता हूं। उनसे पूछा गया कि पत्रकार पूछ रहे हैं कि महंगाई की आग में देश को क्यों झोंक रखा है, तो वो कहते हैं कि कह देना कि पाकिस्तान में तो भूखे मरने की नौबत आ रही है। उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि युवा बेरोजगारी से क्यों जार जार हुए जा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कह देना अभी हम उनसे पकोड़े के ठेले लगवा रहे हैं। किसान क्यों 27 रुपए रोज कमा रहे हैं ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि कह देना हमारे धन्ना सेठ तो 1002 करोड़ रुपए रोज कमा रहे हैं। चीन से 100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट करके एमएसएमई क्यों तबाह किए जा रहे हैं, तो उनसे कह देना कि हम तो प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन छपा रहे हैं। इन सब नाकामियों के बावजूद उनसे पूछा कि आप कुछ चुनाव कैसे जीत पा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि रोज तो हम हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालते जा रहे हैं और इस प्रकार प्रांतों में कुछ जीत हम हासिल करते जा रहे हैं। अभय जी, आज आप साबित कर दीजिए कि आप अलग पार्टी हैं, आपके खाने के और दिखाने के दांत अलग है। आप भी तो जब चुनाव आता है तो जनेऊधारी ब्राह्मण ले आते हैं, वो क्या है? अंजना जी, हम क्या करते हैं, चुनाव आते हैं तो अपने वचन घर घर तक पहुंचाते हैं। हम कहते हैं कि हम इस महंगाई से निजात दिलाने के लिए गैस का सिलेंडर 500 रुपए में जनता को देंगे, ये वादा करते हैं। सवाल का जवाब देने का प्रयत्न तो कीजिए, मेरा सवाल सुन के उसका जवाब देने का। जनेऊधारी ब्राह्मण क्या था चुनाव के वक्त? जनेऊधारी ब्राह्मण से भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति? वो क्या चुनाव जीतने के लिए हमने कहा था? हमने कतई अपने धर्म, संप्रदाय, अपनी जाति को चुनाव की सत्ता की सीढ़ी का आधार नहीं बनाया जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बनाती है। हमने इस देश में साफ अपने मुद्दों को रखा। हमने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी कम नहीं कर सकते, 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने गैस के सिलेंडर अपने घर में रख दिए प्रधानमंत्री जी, तो हम तय करते हैं कि हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर कर देंगे। अगर लोगों की आजीविका तकलीफ में है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे प्रधानमंत्री जी, हमने साफ कहा। हमने पूछा था, आप कह रहे हैं करोड़ों घर हमने बनाए तो 70,000 रुपए घर बनाने के लिए देते हैं। 8 गुना आप 2014 के बाद से आज घर की लागत बढ़ गई प्रधानमंत्री जी। आपने वादा किया था कि किसानों की आमदनी हम 2022 तक 2 गुनी कर देंगे प्रधानमंत्री जी। आपका एनएसएसओ ने कहा कि 27 रुपए आमदनी हो गई, उसका कोई जवाब नहीं देते क्योंकि 25,000 रुपए आपने इनपुट कॉस्ट खेती की बढ़ा दी। आज जब ऑक्सफैम ये रिपोर्ट देता है कि शीर्ष 5% लोगों के पास हिंदुस्तान की 60% दौलत भेज दी गई प्रधानमंत्री जी, कोई जवाब सरकार से और उनकी कार्यकारिणी से नहीं आता है। राहुल गांधी जी कहते थे ये गब्बर सिंह टैक्स है,
तब ये मानने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि शीर्ष 10% लोगों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% है और बॉटम 50% आबादी का, अर्थात अंतिम पंक्ति में गरीब लोग 64% जीएसटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रधानमंत्री जी, तब आपको जवाब देना होगा। आपकी कार्यकारिणी सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने के लिए आपका जुलूस और जलसा नहीं है। हिंदुस्तान में अगर आप जीत निर्धारित करते हैं तो जवाबदेही भी तय करनी होगी। आज समूचा देश मुखरता से आपसे ये सवाल पूछता है। त्रिपाठी जी छोटा सा जवाब। ठीक है दुबे जी त्रिपाठी जी छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, आपने इनको पूरा समय दिया है, उसके बावजूद अभी ये कोई 6 मिनट में इसी डिबेट के भीतर ही अभी आप पर भी आरोप लगाएंगे कि मीडिया हमारे साथ भेदभाव करता है। सच्चाई ये है कि अमेठी में चुनाव इसलिए हार गए थे राहुल गांधी जी क्योंकि आज अमेठी से खबर आई है कि AK-203 असॉल्ट राइफल्स अब बनने लगी हैं, जो देश की सेना के जवानों के हाथ में रहेंगी, जिससे दुश्मन देश के दांत खट्टे होंगे। सच्चाई ये है कि भारत के भीतर ये स्वाभिमान जागृत किया है कि आज भारत के भीतर निर्माण हो रहा है। 100 से ऐसे ज्यादा अधिक प्रोडक्ट हैं आज जो आर्मी के लिए, जो भारत के भीतर ही बन रहे हैं। हमारी अब विदेशों पर निर्भरता हम कम कर रहे हैं, वरना बच्चों के खिलौने तक के लिए हम चाइना पर निर्भर होते थे। आज खिलौना इंडस्ट्री में हमने आत्मनिर्भरता लेकर के आए हैं। आज भारत के युवाओं को हमने जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना शुरू किया है। भारत के स्वाभिमान को आपने नेस्तनाबूद कर दिया था, विदेशियों के सामने आपने गिरवी रख दिया। आज पूरा विश्व भारत में निवेश के लिए संभावनाएं देख रहा है। ये भारत की तस्वीर बदली है और भारत की तकदीर साथ साथ में बदल रही है। इसलिए आपको पीड़ा हो रही है कि आज 22 लाख करोड़ रुपए हमने गरीबों के खाते में डीबीटी स्कीम के तहत सीधे पहुंचाए हैं। वो राजीव गांधी जो कहा करते थे ना, 16 पैसे केवल खाते तक पहुंचते हैं, 84 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, वो परिवर्तन हुआ है आज कि 22 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के खाते में पहुंचे हैं। आज करोड़ों लोगों के घर में जब शौचालय बने हैं ना, भारतीय जनता पार्टी को आज वो छोटा सा रिस्पॉन्स, अंजना जी छोटा सा रिस्पॉन्स, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। अंजना जी 166 अरबपतियों के खाते में 30 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पहुंची महामारी की विभीषिका में। जानते हैं आपने इस देश के 84% लोगों की आमदनी छीन ली और अपने धन्ना सेठ दोस्त को विश्व का दूसरे नंबर का अरबपति बना दिया। जानते हैं आप, ये आपकी सच्चाई है, वास्तविकता का धरातल है। चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर बैठा है। डेप्सोंग प्लेन पर कब्जा कर लिया उसने, अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बसा लिया। और आप बात करते हैं दिखावे की, आपने जो इंपोर्ट है डिफेंस का वो 46,000 करोड़ रुपए के लगभग पहुंचा दिया। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम तो भारत में अब निर्माण करने लगे डिफेंस की सामग्री। $100 बिलियन से अधिक का चीन से इंपोर्ट का नतीजा जानते हैं? पढ़िए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट। 60 लाख एमएसएमई हिंदुस्तान में परमानेंट बंद हो गए। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसका मैन्युफैक्चरिंग में 45% कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूशन है, उस एमएसएमई को आपने पूरा तबाह कर दिया। ठीक है, अब अन्य मेहमानों को दिखाइए। आप दोनों के पास अब लौटेंगे, अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए। रागी साहब, सीधा कहना है और सीधा संघ पर यह आरोप है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है, नफरत वाली राजनीति, और यही हरा रंग से नफरत करता है संघ, यो वैसी साहब भी कह रहे हैं। देखिए, कोई कहने वाला कुछ भी कहे, संघ सर्वस्पर्शी है। पीएम कह रहे हैं चर्च जाए कार्यकर्ता, आप इसका स्वागत करते हैं। आपको बिल्कुल जाइए, कहा किसी ने इस बेरुखी से क्यों? नहीं, देखिए, इस देश में किसी भी संप्रदाय के प्रति, हिंदू होने का ही मतलब है कि किसी अन्य संप्रदाय के प्रति घृणा नहीं रखना। लेकिन सवाल ये होता है क्या दूसरा धर्म या दूसरा संप्रदाय, देखिए आपको मैं बताता हूँ, एक जानकारी नहीं रखना या सम्मान रखना, सम्मान रखना और उसको एक्सेप्ट करना। लेकिन क्या इस्लाम के मानने वाले और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हिंदू के बारे में भी ऐसी ही धारणा रखते हैं? वो तो हमें काफिर बोलते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सेवा भारती के आप स्कूलों में, बस्तियों में जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक काम करती है, आप जाकर के पता कीजिए, वहां आपको हजारों मुस्लिम लड़कियां होंगी जिनके लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए सेवा बस्तियों में सेवा भारती करती है। किसका प्रकल्प है? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक सेकंड, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो मुझे लगता है कि तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को देखना चाहिए, और खास तौर पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को, कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही है, मुस्लिम समाज पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने नसीहत दी है, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। मुझे पता नहीं है कि आप अपने आप को सीधा बीजेपी का कार्यकर्ता, प्रवक्ता मानते हैं, नहीं मानते हैं? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं कह रही हूं सर। देखिए, लेकिन पीएम जो कह रहे हैं, पसमंदा मुस्लिम और बोरा समाज से मुलाकात करें
और प्रधानमंत्री जब जब बोहरा समाज के बीच में जाते हैं, आपने भी देखा है किस तरह का उनका स्वागत होता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सबको शामिल किया जाए, लेकिन क्या उनके प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ता ही इस मूल भावना को तोड़ते हैं? जब आप बाइनरी में क्यों बात करते हैं? नहीं। वो तो हमें काफिर कहते हैं, ये गलत है ना किसी के बारे में बोलना। बात मुझे बताइए, क्या पूरा का पूरा धर्म ही कहता है कि हिंदुओं के खिलाफ रहो? एक बात आप लोग नहीं समझते हैं, समझाइए। एक जो आपको धर्म के बारे में वो कहते हैं कि हिंदुओं के बारे में उनकी क्या व्याख्या है, जो ईमान में नहीं मानता है। अभी पीएम ने कहा, बात करिए। देखिए, दो ना, बोहरा समाज ऐसा नहीं व्याख्या करता है, बहुत सारे ऐसे हैं वो ऐसी व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन एक समाज है, जाना ही चाहिए, लेकिन क्या वो आपको एक्सेप्ट करता है या नहीं? उसके एक हिस्सा है, ओवैसी की पार्टी है, वो क्या आपको उसी रूप से एक्सेप्ट करता है या नहीं? दूसरी बात, मूल मुद्दे पर आते हैं। अभी बीएन मलिक की पुस्तक इनको पढ़नी चाहिए, माई ईयर्स विथ नेहरू। जिस पेंगोंग लेक की बात करते हैं वो तो नेहरू ने गंवा दिया था, और ये तो हम नहीं कहते हैं, जिस व्यक्ति ने नेहरू के साथ काम किया। बीएन मलिक की पुस्तक पढ़े हैं, माई ईयर्स विथ नेहरू? अजय जी, आप, अभय दुबे जी, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि अरे भाई हम तो नफरत की दुकान के खिलाफ काम करते हैं। इमरान मसूद कौन था भाई, जिसने कहा कि प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काट करके लाओ, और उसको आपने क्या बनाया? उसको महासचिव बनाया, और आपने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का उसको इंचार्ज भी बनाया। अजीब बात है भाई। क्या आपके समय अमीरी और गरीबी की खाई नहीं थी क्या? हाँ, इतना जरूर था कि आप गरीबी का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, क्योंकि आपके समय जब कांग्रेस की सरकारें थी तो हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। 3.4% जो था वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट आपके जो है। नेहरूवियन सेकुलरिज्म से बाहर जब भारत निकला, तब जाकर के भारत की ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई। और उस प्रधानमंत्री को, नरसिंह राव को, आप कोई इज्जत नहीं दिए, उन्होंने उनको बेइज्जत किया, उनकी लाश को आप कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं आने दिए। ये श्रीमती सोनिया गांधी की नफरत भरी मानसिकता का ही ये देन है। इस देश की राजनीति में विपक्षी पार्टियों के प्रति जो नफरत की राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार ने लाया है, उसमें भी श्रीमती सोनिया गांधी ने लाया है। एक और बात आपको कहना चाहता हूं, अंतिम बात। भारतीय जनता पार्टी का यदि पूरा विमर्श देखेंगे तो राम, रोटी, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय, ये चौखंबा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति काम कर रही है। और कांग्रेस क्षेत्रवाद, जातिवाद, और साथ साथ में इनके लिए आर्क बिशप काम करते हैं, जो कहते हैं कि अरे भाई, अभी पीएम ने कहा चर्च जाइए। देखिए, मैंने कहा पीएम तो कहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको करने तो दे। कांग्रेस पार्टी जो है वो केरल में, सुन लीजिए, 10 सेकंड। देखिए, राहुल गांधी जब केरला में जाते हैं तो वो पादरी बन जाते हैं, वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। जब कर्नाटक में आते हैं तो हिंदू बन जाते हैं। जब मुस्लिम एरिया में जाते हैं ये हमारे दर्शकों को रट गया, ये वाला क्रम रट गया। शरीफ में जाते हैं तो बीजेपी वाले भी दोहरा देते हैं, आप भी दोहराते हैं। रोज शो में हो रहा है, पिछले 30 दिन से हो रहा है। सुनिए, तो राहुल गांधी का कुछ नया खोज के लाइए, कुछ नया खोज के। आ रही हूँ वापस आइए। वारिस पठान साहब, हरा रंग आपके लिए सिर्फ पॉलिटिक्स का माध्यम बन गया है। अब बीजेपी और कैसे ये केसरिया रंग पे ये करते हैं, भगवा रंग पर करते हैं। आप क्या करते हैं? ओवैसी साहब का बयान सुनिए, हरे रंग से नफरत है संघ को। क्या मतलब है? हरा रंग किसका सिंबलाइज करता है? आप क्या रंग पर धर्म को नहीं बांट रहे हैं? नहीं, देख, हम तो हर चारों रंगों का संबंध हमारे से है, हम तो सबका सम्मान करते हैं। मेरे तो तिरंगे के अंदर ही है, हरा कलर भी है, भगवा भी है, सफेद भी है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी को बिल्कुल नफरत है हरे रंग से। हमने एग्जाम्पल भी दिया ना, गुलबर्गा के अंदर हरे रंग का वो कलर किया था तो लोगों ने उसको हटा दिया। मतलब है? अरे हरा रंग मुसलमानों के साथ ये जोड़ते हैं ना, हम तो सब रंग को एक समझते हैं, हम तो हर रंग में ढल जाते हैं। अंजना जी, ये रंग की तो लड़ाई आपने देखा नहीं। अरे रंग की लड़ाई आपने नहीं देखी? बीच में बेशरम रंग करके गाना गया तो पूरा बीजेपी का ट्रोल लग गया उसके पीछे, बोला इसको फ्लॉप करना है, गाने को हटाओ। उन्होंने भगवा कैसा दिखा दिया। और इनके लिए तो वैसे भी हमारा जो तिरंगा था अपशुगन था, इनके लिए आरएसएस वाले के लिए तो तिरंगा अपशुगन था। 52 साल तक तो इनके नागपुर के हेडक्वार्टर में इन्होंने लहराया नहीं था। इनके लिए भगवा रंग शुभ था, तो रंग की तो मारामारी कर रहे हैं। हरा रंग लगा दिया गुलबर्गा में तो हटा दिया उसको, वहां पे मैसूर के अंदर लगा दिया, वहां से हटा दिया। अब बात नंबर 2, अंजना जी, मैं सही कहूंगा, आपके यहाँ पर बताना चाहूंगा, भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। बीजेपी ने तो अपनी 2024 की तैयारी कर दी, मैनिफेस्टो जाहिर कर चुके हैं। वो अमित शाह ने बोल दिया मैनिफेस्टो के अंदर कि अब हम बड़ा मंदिर का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे।
कर्नाटका में जहां पे चुनाव आने वाला है वहां पर बीजेपी के नेता ने बोल दिया कि अब हम लव जिहाद के नाम पे वोट मांगेंगे, अब डेवलपमेंट, विकास, रोड, सीवरेज, इसकी बात भी नहीं करना, उस पर वोट भी नहीं मांगेंगे। तीसरा, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, वहां पे प्रज्ञा ठाकुर ने बोल दिया छुरी चाकू तेज करके रखो, दुश्मन की गर्दन काटने में काम आएगा। तो ये मंदिर, छुरी चाकू और लव जिहाद, इसी के नाम के ऊपर वोट मांगे। अब मोदी जी ने क्या कहा, जाइए लोगों के अंदर मिलिए। अरे मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, आपकी बात सुनता कौन है? आपने पहले भी कहा था प्रज्ञा ठाकुर को मैं दिल से नहीं माफ करूंगा। उसने हेमंत करकरे के बारे में जो शहीद हो गए थे, आतंकवादी के साथ लड़ते हुए, उनको कहा, मैंने उसको श्राप दिया था। आज फिर वो बोल रही है, तो अब क्या क्यों चुप बैठे? और आपने जो भेजा है लोगों को ना कि जाओ रोज लोगों को मिलो, अभी मैं सुन रहा था, तो उनको ये ताकीद करके आपको भेजना था कि वो जाकर ये नहीं बोले JSR बोल, नहीं तो मारेंगे, रोकिए, सख्त कानून बनाइए मॉब लिंचिंग को, नहीं तो वो जाकर लोगों को भड़काएंगे, उकसाएंगे। रोकिए उनको कि वो जाकर ये नहीं बोले कि लव जिहाद के नाम पे हम बात करने आए। रोकिए उनको, रोकिए आपके बयानबाज जो रोज आके शाम को टीवी पे बोलते हैं ना प्रवक्ता, रोकिए उनकी जुबानों पे ताले लगाइए। क्या बोलने को बोला आपने? क्या बोला? बोलेंगे अंजना जी, एक ब्रेकिंग न्यूज है, आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला? JSR मतलब ये जाके बोलेंगे जबरदस्ती। क्या है ये? मारेंगे नहीं बोलने पर। हमने देख चुके कितने सारे मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स हो चुके हैं अंजना जी देश भर के अंदर। आपने खुद ने, हमने देखा है, नहीं बोलने पर लोगों को मारा गया, बेकसूरों को मारा गया, 1 लाख को मार दिया, पेलू खान को मार दिया। कि अब कब बोलेंगे मोदी जी उसके ऊपर कि भाई नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए, किसी को आप जबरन नहीं बुला सकते। संविधान ने किसी को इजाजत नहीं दिया है कि अगर उसका मजहब इजाजत नहीं देता वो नारे लगाओ। क्यों आप किसी के धर्म जाति के ऊपर जाते? इसलिए बोलता हूँ कि जब से भाजपा सरकार आई है सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। चुप संगीत जी, रागी साहब जरा मेरा वक्त बोलने दो ना, एक तो 20 मिनट के बाद बोलने मुझे मिला है, और आप तो राजनीतिक विश्लेषक हो, लेकिन आप तो बिल्कुल भाजपा के टट्टू बन के बैठे हो। भाजपा के शब्दों की मर्यादा रखिए वारिस साहब, ये ठीक नहीं है। विश्लेषणों को नहीं, जो शब्द, एक सेकेंड आवाज नीचे कीजिए, जो शब्द आप अपने लिए नहीं सुनना चाहेंगे वो किसी और के लिए प्रयोग मत कीजिए। इस बात को समझिए कि इस मंच पर, जब डिबेट पर, आज तक पर हमने किसी को बुलाया है तो वो सभी हमारे मेहमान हैं। प्लीज आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, इसकी इजाजत आपको नहीं है, बिल्कुल मत कीजिए सर। और गणपति बप्पा मोरया बोलना आपको इतना भारी पड़ गया कि अब आप JSR बोलते हैं, जय श्री राम बातचीत करने में भी नहीं बोलते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। घनश्याम तिवारी जी, रुक जाइए एक सेकंड। घनश्याम जी और अजय आलोक जी से मुझे कमेंट लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूं आप दोनों के पास, दुबे जी और राकेश जी। घनश्याम तिवारी जी, देखिए, अब तमाम पार्टियां, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, अगर हम AIMIM को छोड़ दे तो M वर्ड से सबको परहेज हो गया है। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स का साइड इफेक्ट हो या जो भी वजह हो, और सब ये जानते हैं कि हिंदू अपीसमेंट एक बड़ा जरिया है। जो क्षेत्रीय दल है वो अब जातिवाद को भी अपनी तरीके से फिर से जातीय जनगणना के जरिए जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी को अपना स्ट्रेंथ पता है, बाकी पार्टियां भी उसी लाइन पर चल पड़ी हैं। क्या मैं गलत बोल रही हूं? और फिर उंगलियां उठाते हैं बीजेपी पर। नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना ही अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा होता तो उनकी प्रायोजित 8 साल से प्रतिदिन देश में हिंदू मुस्लिम बहस जो उनके प्रवक्ता करवाते हैं नहीं हो रही होती। प्रधानमंत्री को शमशान कब्रिस्तान, ईद दिवाली पे कितनी बिजली आती है, इस तरह की बातें नहीं करनी पड़ती, लोगों के लिबास के आधार पर बातें नहीं करनी पड़ती, और अमित शाह ने जो कहा वो नहीं कहना पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी अगर को लगता है कि नफरत उनकी मजबूत बुनियाद है, मुझे नहीं लगता। ये देश 5000 साल से का इतिहास रहा है और ये प्रेम का इतिहास है। जहां तक ये कहना कि जातीय जनगणना जो है वो क्षेत्रीयता का पैमाना है, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपनी जाति को भली भांति जानते हैं। तमाम लोगों के परिवारों में शादी भी लगभग उनकी जातियों में ही हुई है, और आज भी अगर देश में वाकई आंकड़े सामने रखे जाएं तो साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में अपनी सामंती सोच से किस तरीके से पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, दलितों के साथ अन्याय किया और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करना, तो ये अपना राजनीतिक मिशन मानते हैं, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। मुझे ये भी उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री जी के भाषण, जो कि उनके फडणवीस जी ने कहा बहुत ओजस्वी भाषण था, उसमें कह देते कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिन का वादा किया था, 2024 में अच्छे दिन आ गए। सबका साथ सबका विकास का वादा किया था, आ गए। कह देते कि 2 करोड़ रोजगार आ गए, 15 लाख का काला धन आ गया है, लोगों के अकाउंट में बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, किसानों की आय दुगुनी हो गई है, इस देश में हर व्यक्ति को घर मिल गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो पार्टी इतना बड़ा घनश्याम जी,
तिवारी जी, जो रोज आप लोग कहते थे कि पीएम संदेश दें, अगर पीएम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो, तो पीएम संदेश दें। पीएम खुलकर कह रहे हैं मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है घनश्याम जी? शमशान कब्रिस्तान भी पीएम ने खुल के ही कहा था। 80-20 की बुनियाद जो कि हेट स्पीच था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं सराहा भी, वो हेट स्पीच था। उसकी बुनियाद पे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया। समाजवादी पार्टी को आपने कहा कि सभी पार्टियां एम फैक्टर से परहेज कर रही हैं। हम संविधान में मानने वाले हैं। हम मानते हैं कि ये चाहे वो एम फैक्टर आप महिला कह रही हैं, मुस्लिम कह रही हैं, कोई भी कह रही हैं, माइनॉरिटी कह रही हैं, इस देश में ये सारा जो भारतीय जनता पार्टी का नफरत का प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा ये है कि इस देश में एक छत्र मुट्ठी भर सामंतों का अधिकार है, जो जिसे योगी आदित्यनाथ रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ ऐसे पूंजीपतियों का अधिकार है जिनके 11 लाख करोड़ माफ कर दिए गए, जिसमें से एक व्यक्ति धन्ना सेठ, जो दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का अमीर बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के लोगों की बदौलत दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। हम मानते हैं इस देश में सबका अधिकार है, और जो 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में मिले हैं समाजवादी पार्टी को, वो चाहे महिलाओं के वोट मिले हो, मुसलमानों के वोट मिले हो, गरीबों के मिले हो, दलितों के मिले हो, पिछड़ों के मिले हो, सवर्णों के मिले हो, सभी के वोट मिले हैं। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये नफरत की आहुति है, इसमें देश बली होगा। 2024 में जब ये पार्टी चुनाव में जाएगी, इसके पास एक भी अलायंस पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि जिस अलायंस पार्टनर ने इसके साथ हाथ मिलाया, इन्होंने उसके पीठ में छुरा घोंपा। जिस वोटर ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, इन्होंने उसकी पीठ पे छुरा घोंपा, उसे ठगा। चाहे वो यूथ था जो रोजगार के लिए विश्वास किया, चाहे वो किसान था जिसने अपनी आय के लिए विश्वास किया। सहारा के दरबार में और ये सारा पाखंड जो है खोखला है। और ऐसे में सिर्फ ये एक तरह की बहस भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है, क्योंकि आप उसमें उलझे रहें। आप ये ना पूछें कि मेरे आसपास रोजगार क्यों नहीं है, मेरे बच्चों की शिक्षा क्यों नहीं बेहतर हो रही, मेरे माँ बाप को जो पेंशन मिल रही थी वो बंद क्यों हो गई, और जो उनके खातों में पैसे जमा है उसकी जो ब्याज है वो क्यों कम हो गई, और भारतीय जनता पार्टी क्यों अमीर हो रही है। प्रधानमंत्री जी जो चाय सुन नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर जवाब नहीं दे रहे हैं? घनश्याम जी, आवाज नहीं जा रही क्या उनको? घनश्याम जी, जिन धन्ना सेठों की आप बात कर रहे हैं, उसमें सीधा सवाल है, अनिल अंबानी जी के भी तो बड़े अच्छे करीबी रिश्ते थे मुलायम सिंह जी से, और अभी भी उनके एक सेकंड के दरबार में मुलायम सिंह और उनके पुत्र दोनों बैठे हुए रहते थे, और अभी भी मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु पर आए थे, गले लगकर रोए थे अखिलेश। ओहो रागी जी, आपको स्टूडियो बुलाना तो बस बताइए तिवारी। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खोखले दांवों पे होगा। 11 लाख ये आवाज उनको ये सवाल नहीं जा रहा, ये सवाल नहीं जा रहा। आप ये बताइए अंजना जी, 11 लाख करोड़ किसके माफ हुए? आप बताइए, इतना बड़ा न्यूज चैनल है, मुझे लगता है 4-5 पूंजीपतियों के नाम तो आप बता ही सकेंगी कि 11 लाख करोड़ जो राइट ऑफ किया है मोदी सरकार ने अपने चुनिंदा धनराशियों के, किसके माफ किए? मिस्टर तिवारी को एक सवाल नहीं सुनाई दे रहा, इसलिए आप बीच में रोकना पड़ेगा आपको। अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, और जिस तरह से कई लोगों का यह मानना था कि कटुता आती जा रही है भाषा में, लोग एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा का दमखम दिखाने के लिए मुस्लिम समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे नफरत पैदा हो रही है। क्या यही वजह नहीं है कि पीएम ने ऐसा कहा है? सीधा कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के बारे में कुछ मत बोलें, उनके बीच जाए। नहीं, प्रधानमंत्री तो हमेशा मैसेज देते रहते हैं, अलग तरीका है कि लोग ग्रहण कैसे कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, अभी आप पूरे डिबेट में, इस पूरे डिस्कोर्स में पॉलिटिकल और रिलीजियस लेक्चर सबने अपने अपने तरीके से दिए हैं, लेकिन 2 मुद्दे जिसपे आज की पूरी डिबेट हुई है उस पर कोई बोल नहीं रहा है। एक राहुल गांधी जी का विलक्षण ज्ञान जीएसटी पे, दूसरा कि गुलबर्गा स्टेशन को ग्रीन पेंट किया गया था, उसको हटा दिया गया। मेरे हिसाब से देश को जानने की जरूरत है। अभय दुबे से मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीएसटी पे उनका समर्थन कर देंगे, कम से कम बता देते जाके कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स है जीएसटी कंजम्पशन टैक्स है, तो खाने पीने हर तरह की वस्तु को जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में कंज्यूम करते हैं उस पे टैक्स लगता है। तो 50% सबसे गरीब आबादी 67% टैक्स देती है, तो अन्याय कर रही है। और सबसे अमीर आबादी 1% की अमीर आबादी 10% जीएसटी देती है, तो घोर अन्याय कर रही है। क्या ज्ञान है जीएसटी पे भैया? मुझे विश्वास नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी लेके आई थी। कंजम्पशन टैक्स आबादी ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगी तो कौन अकेले राहुल गांधी कंज्यूम करेंगे? अभय दुबे उनको समझाने की जगह उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये फिर से वही राहुल गांधी का बयान है, ऐसा बयान वो दे सकते, मुझे आश्चर्य नहीं है। दूसरा, रेलवे की बिल्डिंग, माननीय ओवैसी साहब बोल रहे थे, जरा रेलवे कोड ऑफ कलर कोड पढ़ लीजिए।
उनको ये बोलिएगा पढ़ लेने, तो बैरिस्टर है, हर चीज को पढ़ के बोलते हैं। 3 तरह के कोचेज आते हैं रेलवे में, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और बिल्डिंग्स के लिए डिफाइड कोड है, क्या तो लाइट ग्रे रहेगा या व्हाइट रहेगा। लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि तुष्टीकरण की राजनीति, रेलवे तो रेलवे, यहां लोग पुलिस स्टेशन को ग्रीन में पेंट कर देते थे। पटना की बात बता रहा हूं आपको, वो दौर भी था, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। रेलवे की बिल्डिंग को बाहर से ग्रीन पेंट करने का अधिकार किसने दिया? तो जो चीज गलत है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हरे रंग को मुसलमानों को पेटेंट बना दिया जाके वो तिरंगा ले दिया। दोनों जल्दी से, और मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा संदेश है। अंजना जी मुझसे पूछा? हाँ जी दुबे साहब जल्दी से, छोटा सा कमेंट सर, क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क पर मुझे त्रिपाठी जी से आज देश की मूर्धन्य पत्रकार अंजना की शो में बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। क्या आज अपर सफलता का उद्घोष अंजना जी के शो में कर दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा का। हमने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी को भी उस मार्ग पर चलना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने नतमस्तक होकर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का शंखनाद खुद किया है। पहला जो प्रस्ताव हमारा था कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द रहे, प्रधानमंत्री जी खुद कहें, भारतीय जनता पार्टी ने आज स्वीकारा कि सभी धर्म और संप्रदायों का आदर करना है, जो राहुल गांधी जी की पहली मांग थी। आज देश त्रिपाठी जी, भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता है कि प्रधानमंत्री ने आज ये कह दिया है। जवाब दीजिए, राहुल गांधी सड़क पे निकले तो आप लोग होश में आए। हाँ, बिल्कुल आप ही की बात पूछ रहे हैं दुबे जी। दूसरी सफलता के निकट समझा होता, अगर भारत को समझा होता ना, तो उदार चरिता नानतुम वसुधैव कुटुंबकम ये पढ़ा होता, ये जाना होता भारत के भीतर धर्म संभाव का भाव है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये बात भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत जोड़ो यात्रा, जो आपकी वास्तविकता में भारत समझो यात्रा होनी चाहिए थी, या राहुल गांधी के चेहरा चमकाओ यात्रा होनी चाहिए थी, उसके पहले बहुत पहले कहा है। देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सांप्रदायिक सद्भाव के में रहती है, कभी हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे भारत के जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है ना, तो झंडे में भी हरा रंग है। पर पीएम को ये बोलना पड़ा ना त्रिपाठी जी, नौबत आई ना। समाधान होगा। अरे एक सेकंड त्रिपाठी जी, पीएम को बोलना पड़ा ना, मुस्लिम समाज के बारे में आप नहीं बोले, उनके खिलाफ नहीं बोले, ये पीएम को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? मर्यादित भाषा के बारे में क्यों समझाना पड़ा? अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ये बातें हमेशा बतानी पड़ती है। ये बड़े लोग अपने छोटों को हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं, बताते हैं। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, अब भारत के सबसे बड़े नेता है, तो ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। चलिए ठीक है, यहीं पर इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।